नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। बीते 24 घंटे में कोरोना के सबसे अधिक 13,586 नए मामले दर्ज। प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव की रिपोर्टिंग करने के लिए स्क्रॉल की पत्रकार सुप्रिया शर्मा पर एफआईआर दर्ज। अप्रैल के बाद से मनरेगा में 2 करोड़ आवेदकों को नहीं मिला काम। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं कोरोना के अपडेट से। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में फिर से रिकॉर्ड यानी अभी तक के सबसे अधिक 13,586 नए मामले सामने आए हैं। 336 मरीजों की मौत हो चुकी है और 10,386 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3,80,532 हो गई है, जिसमें से 53.80% यानी कि 2,04,711 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तक कुल 12,573 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ कुल सक्रिय मामलों की संख्या यानी एक्टिव केसेस की संख्या यानी वो लोग जो अस्पतालों में कहीं ना कहीं किसी स्तर पर कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़कर 1,63,248 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 64,26,627 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से 1,76,959 सैंपल की जांच बीते 24 घंटे में हुई है। जैसे कि एक कमजोर इंसान अपनी आलोचना सह नहीं पाता, वैसे ही एक कमजोर सरकार अपनी आलोचनाओं से दूर भागती है। मोदी सरकार को गोदी मीडिया चाहे जितना भी मजबूत क्यों न बताए, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार उतनी ही कमजोर है। मोदी सरकार के दौर में पत्रकारों पर जिस तरह सरकारी हमले किए जा रहे हैं, वो मोदी सरकार की कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। पत्रकारों को परेशान करने की लंबी फहरिस्त है। ताजा मामला न्यूज वेबसाइट scroll.in की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा का है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव डोमरी की स्थिति पर रिपोर्ट करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों फतेहपुर जिले के पत्रकार अजय भदौरिया पर स्थानीय प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। उन्होंने सामुदायिक रसोई घर बंद होने पर अपनी रिपोर्ट लिखी थी। साथ ही एक अन्य पत्रकार विवेक मिश्रा ने स्थानीय गौशालाओं में लगातार मर रही गायों से जुड़ी एक रिपोर्ट की थी। उन पर भी मामला दर्ज किया गया। इसके खिलाफ जिले के तमाम पत्रकारों ने 7 जून को जल सत्याग्रह शुरू कर दिया था। इससे पहले मिर्जापुर के पत्रकार पवन जायसवाल पर मिड डे मील की हकीकत दिखाने पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ये एफआईआर 13 जून को वाराणसी के रामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी के डोमरी गांव की रहने वाली माला देवी ने शिकायत दर्ज करवाई है। माला देवी का आरोप है कि शर्मा ने उनकी पहचान और बयानों को बदलकर प्रस्तुत किया है। स्क्रॉल की सहयोगी वेबसाइट सत्याग्रह के मुताबिक सुप्रिया शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर कोरोना वायरस और उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव से जुड़ी रिपोर्टों की एक सीरीज की थी। इसमें उन्होंने सांसद ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गए डोमरी गांव की निवासी माला देवी का भी इंटरव्यू लिया था। इस बातचीत में माला देवी ने बताया था कि वे लोगों के घरों में काम करती हैं, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर की तरह काम करती हैं, और राशन कार्ड न होने की वजह से उन्हें लॉकडाउन के दौरान भोजन जुटाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सत्याग्रह के मुताबिक हालांकि इसके उलट पुलिस को जो शिकायत मिली है, उसके मुताबिक माला देवी का कहना है कि वे घरेलू कामगार नहीं हैं, बल्कि वाराणसी नगर निगम में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी हैं। इस एफआईआर में माला देवी के हवाले से यह भी लिखा गया है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें या उनके परिवार में किसी को भी खाने पीने की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा।
लेकिन सुप्रिया शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में उनके और उनके बच्चों के भूखे रहने की बात कहकर उनके गरीबी और जाति का मजाक बनाया है। इस मामले में पुलिस ने सुप्रिया शर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट के 1989 के तहत किसी की भी मानहानि करने से जुड़ी IPC की धारा 501 और किसी महामारी को फैलाने में बरती गई लापरवाही से जुड़ी IPC की धारा 269 के तहत मामला दर्ज किया है। इस पर स्क्रॉल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आर्टिकल में हूबहू वही रिपोर्ट किया गया है जिस पर बात हुई थी। स्क्रॉल इस आर्टिकल के साथ खड़ा है। कमजोर लोगों के आवाज को उठाने वाली स्वतंत्र पत्रकारिता को डराने और बंद करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। कई जगह मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को स्वतंत्र तरीके पे लिखने नहीं दिया जाता है। जो लिखते हैं उन्हें काम से बाहर निकाल दिया जाता है। सबकी एक लाइन है कि सरकार के आगे नतमस्तक हो जाना है। जो नतमस्तक नहीं होता उसे पीछे कर दिया जाता है। एक पत्रकार मामूली कमाई पर अपना गुजारा करता है। अगर कमजोरों की बात रखने के लिए उसे सरकारी पचड़ों में फंसा दिया जाएगा तो सोचिए उसके पेशे का क्या होगा। वह कैसे पत्रकारिता कर पाएगा? उसकी पत्रकारिता कैसी होगी? जनवादी होगी या जनविरोधी होगी? मशहूर पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक बनाता है। इसलिए पत्रकारों और पत्रकारिता को बचाने के लिए ऐसी नाइंसाफियों के खिलाफ जनता के बुलंद आवाज की जरूरत है। 1 अप्रैल को इस वित्त वर्ष की शुरुआत के बाद अब तक 2.5 महीने गुजर चुके हैं। इस दौरान महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में करीब 7 करोड़ 30 लाख लोगों ने आवेदन किया है, यानी काम की मांग की है। इस योजना में 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान के बावजूद योजना का लाभ लेने वालों के लिए जो मांग उठ रही है वह पूरा नहीं हो पा रही है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल से अब तक करीब 2 करोड़ लोगों को काम देने से इनकार कर दिया गया है। काम की मांग करने वालों के कुल आंकड़ों का यह 28% हिस्सा है। रोज अपडेट होने वाला यह आंकड़ा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसी काम के लिए बने वेबसाइट पर देखा जा सकता है। हर साल मांग और दिए गए काम के बीच का अंतर बरकरार रहता है। उदाहरण के लिए पिछले साल 1 करोड़ 45 लाख लोगों को काम देने से इनकार कर दिया गया, लेकिन इस साल स्थितियां ज्यादा परेशान करने वाली हैं। अभी इस वित्त वर्ष के सिर्फ 2.5 महीने निकले हैं, लेकिन काम ना पा सकने वाले लोगों की संख्या पिछले वित्त वर्ष के कुल आंकड़ों को पार कर चुकी है। कुछ राज्यों में तो काम देने से इनकार करने में खास सक्रियता दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश में करीब 34 लाख लोगों को काम देने से इनकार कर दिया गया। ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत प्रदेश में आवेदन करने वाले लोगों की यह कुल संख्या तकरीबन 36% थी। वहीं राजस्थान में 33 लाख, पश्चिम बंगाल में 20 लाख, मध्य प्रदेश में 17 लाख, छत्तीसगढ़ में 14 लाख, बिहार में 14 लाख, तमिलनाडु में 12 लाख और ओडिशा में 11 लाख लोगों को काम नहीं मिल पाया। मनरेगा में बड़ी संख्या में लोगों को काम देने को लेकर कई राज्य सरकारों ने अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन जिन लोगों को काम नहीं मिल पाया उस आंकड़ों से ही केंद्र सरकार द्वारा योजना को लागू करने के तरीके की असली तस्वीर सामने आती है। 24 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन ने प्रभावी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के ज्यादातर हिस्से को बंद कर दिया है। इससे तकरीबन 12 से 15 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग अनौपचारिक रोजगार में लगे थे, जिन्हें काम भत्ते मिलते थे और उनके पास थोड़ी ही बचत थी, वो बचत भी खत्म हो गई है। इन लोगों को बहुत जल्दी भूखमरी का सामना करने पर मजबूर होना पड़ा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम बंद हो गया, लेकिन 20 अप्रैल तक सरकार को कोई सुध ही नहीं थी। लाखों लोग बेरोजगार थे, खासकर वे मजदूर जिन्हें सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यह लोग बड़े शहरों से दूर दराज के अपने कस्बों में पहुंचे थे। उन्होंने मनरेगा में काम लेने की कोशिश की। आखिर उनके पास छोटी मोटी आय का सिर्फ एक ही साधन बचा था।
इस तरह काम की मांग करने वालों में सबसे अधिक मासिक उछाल आया, जिसके तहत 3 करोड़ 24 लाख परिवारों को इस साल मई में काम दिया गया। आमतौर पर काम के आवेदन गर्मियों के महीने में बढ़ते हैं, जब रबी के फसल की कटाई का मौसम खत्म होता है। 2019 में मानसून आने के पहले अप्रैल, मई और जून के महीने में काम पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि इस दौरान खरीफ की फसल लगना शुरू होती है। लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते चीजें बुरी तरह से हिल गई हैं। पहली बार अप्रैल में काम पाने वाले परिवारों की संख्या पिछले महीने से कम हो गई। मार्च में काम पाने वालों के 1 करोड़ 59 लाख के आंकड़े से गिरकर यह संख्या 1 करोड़ 11 लाख हो गई। लेकिन जैसे ही मई में मनरेगा गतिविधियां शुरू हुई, इस आंकड़े में बहुत तेजी से उछाल आया। 17 जून तक करीब 1 करोड़ 20 लाख परिवारों को काम दिया जा चुका था। इन उछाल भरे आंकड़ों के बीच हमें उन लोगों की बड़ी संख्या दिखती है जिन्हें काम नहीं दिया गया। इसकी वजह राज्यों सरकारों को पर्याप्त फंड न मिलना, उनके तंत्र का इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभाल पाने की अक्षमता, या फिर लोगों को काम की जरूरत पर गंभीर ध्यान न देना है। लेकिन लाखों लोगों की एकमात्र आजीविका के साधन को नजरअंदाज करना उनसे धोखेबाजी है, वह भी ऐसे वक्त में जब नौकरियां पैदा किए जाने की दूसरी नीतियां बुरी तरीके से असफल हो रही हैं। जबकि इस कठिन दौर में मोदी सरकार से लोगों को सीधे नकद की राहत मिल पा रही है, जिसकी नीतियों ने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है। चीनी सामानों के बॉयकॉट करने से नहीं, बल्कि चीन पर कूटनीतिक दबाव करने से चीन के साथ जो तनाव है वह सुलझेगा। इस पर अपनी राय रख रही हैं वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह। सुनिए उनके राय का यह हिस्सा। एक सवाल पूछा जाना चाहिए उन लोगों से भी जो सामान फेंक रहे हैं या फेंकने का आह्वान कर रहे हैं, चाहे वो इंदौर के ट्रांसपोर्टर्स हों या बाकी और लोग, कि क्या वे उस झूले को भी फेंकने की बात करेंगे जिसमें जब चीन के राष्ट्रपति आए थे और अहमदाबाद पे वो झूला झूले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्या उसे भी उखाड़ के फेंक देना चाहिए? क्या ये तरीका होता है एक घनघोर डिप्लोमेटिक क्राइसिस से निपटने का, या ये महज एक झुंझुना है तमाम लोगों के हाथ में जो पकड़ा दिया गया है कि नफरत करनी है और इस बहाने कुछ ना कुछ हमें करके दिखाना है? यह बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि इससे हम एक गंभीर राष्ट्र के तौर पर और खास तौर से जो सरहद पे हमारे जवान खड़े हुए हैं, जो जान गंवा रहे हैं, उनके प्रति जरा भी चिंतित नहीं होते। हम उनके लिए कुछ भी सोच नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम यहां टीवी फेंककर, मोबाइल फेंककर या टीवी न्यूज चैनलों पर इस तरह की बहस करके वहां पे युद्धोन्माद फैलाकर युद्ध जीत लेंगे। यह समझना इस समय बहुत जरूरी है कि जिस तरह से स्थितियां बिगड़ रही हैं, ये सारे उपकरण इसमें काम नहीं आएंगे। हमें जरूरत है शांति की, जरूरत है अपने सैनिकों की रक्षा करने की और रक्षा करने के लिए निगोशिएट करने की और अपने हकों को सही ढंग से सही परिप्रेक्ष्य में रखने की, जो इस समय तक एक मिसिंग फैक्ट है। हमारा सवाल बहुत सीधा सीधा है कि सरहद पे जो लोग मारे जा रहे हैं, वे क्यों मारे जा रहे हैं? क्या इस टकराव से बचा जा सकता है? बचा जाना चाहिए था। सही समय राजनीतिक इंटरवेंशन होना चाहिए था, जिसमें भारत चूका। और अगर हम चूक गए हैं तो क्या अब हम वहां से कुछ सबक सीखेंगे? लेकिन सबक तो हम तब सीखेंगे जब हम मानेंगे कि कहीं कोई गलती हुई। ऐसा माहौल हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जहां तक युद्धोन्माद की बात है, इससे क्या भारत को फायदा होगा? भारत क्या, चीन को इससे फायदा होगा। और चीन ने जिस तरह से तेजी से चारों तरफ से शिकंजा कसा है, उससे हम कैसे निपट पाएंगे? निश्चित तौर पे यह इस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है और देश हित में बात करने वालों को इस समय इस पर फोकस करना बेहद जरूरी है। यह थी आज की हमारी प्रमुख खबरें। हमारी खबरों को और हमारे आर्टिकल को आप न्यूज़ क्लिक के वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारे वीडियो को आप न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।
शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।